Good morning, students. Good morning. First 2 minutes for attendance. Please mention your attendance in chat box. Fast. First 2 minutes for attendance. Please mention your attendance in chat box. Okay, student. Yesterday अपन इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे रेसिड्यूल पावर. Some student not understood. Residual power means, do you know union list, state list and co-current list? Good morning बेटे. रेसिड्यूल पावर मींस जो अपन ने कैनेडियन से बोरो किया था, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने बोरो किया है, इसको अडॉप्ट किया है. इसका मींस होता है कि 3 टाइप्स की पावर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. इसके अलावा जो भी पावर या जो भी लिमिट, जो भी सब्जेक्ट्स जो पेंडिंग रह गए हैं, वो सब किस में आते हैं? रेसिड्यूल पावर में. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट क्लियर? डू यू नो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट? 9, 10 या 6 to 10 स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. ओके, तो रेसिड्यूल पावर मींस कि इन यूनियन स्टेट मींस इसमें जो यूनियन यानी सेंटर के जो मेन टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, एयरलाइंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब इसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करते हैं. और स्टेट में एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, ये सब चैप्टर स्टेट से रिलेटेड है. और कुछ ऐसे चैप्टर है दो जोनों से रिलेटेड है, दोनों के पार्ट है. क्लियर स्टूडेंट? बट इसके अलावा जो पेंडिंग रह गए कुछ ऐसे, मान लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को इनफोर्स में लाए थे 1690-50. उस समय कुछ नई डेवलप टेक्नोलॉजी अपने सामने नहीं थी, जैसे कि साइबर क्राइम, जो कि आज के सिनेरियो में फिट है बिल्कुल. साइबर क्राइम, इंटरनेट क्राइम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, जो आजकल न्यू टाइप के क्राइम चल गए हैं, वो सब पावर पे लॉ बनाने की जो पावर है, रेसिड्यूल पावर को है, वो पार्लियामेंट को है. क्लियर स्टूडेंट? रेसिड्यूल पावर मींस कि इन तीनों के अलावा, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट के अलावा जो टॉपिक्स जो बच गए हैं अपने, उन पे जो भी कुछ लॉ मेकिंग प्रोसेस होगी, वो कौन करेगा? आपने को बताया था पार्लियामेंट जो है इंडिया का, वो लॉ को बनाता है. लेजिस्लेचर यानी अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट. तो इसके अलावा जो पावर्स बच जाती है, जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, वो सब किसका पार्ट है? रेसिड्यूल पावर का. आपको एग्जांपल पूछे कोई कि रेसिड्यूल पावर, व्हाट इज रेसिड्यूल पावर, तो यू कैन से इन 3 पार्ट्स को अगर अपन लीव करते हैं इनके सब्जेक्ट को, और न्यू कंसेप्ट जो सब्जेक्ट है रिलेटेड टू साइबर क्राइम, इंटरनेट, हार्ड डिस्क एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी क्राइम है, वो सब अपन किसमें मेंशन करेंगे? रेसिड्यूल पावर में. ये अपन ने कहां से लिया है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने इसको बोरो किया. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, yesterday topic is pending, residual power. I again repeat it. Clear? If you have any problem, please write in mention chat box. Okay, jhalak clear. Okay, now discuss. एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग रह गया इस चैप्टर का अपना, उस पर डिस्कशन करते हैं अपने. नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन. नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन. नेपाल इज ए नेबर कंट्री ऑफ इंडिया.
इंडिया जो है नेपाल का एक पड़ोसी देश है और ये क्या है, एक हिंदू हिंदू कंट्री है। नेपाल भी एक इंडिया की तरह एक हिंदू कंट्री है। बट इसके कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिली। प्रॉब्लम्स, Mumal, now my voice is clear? मुमल, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बहुत बार इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया पर ये बार बार फेलियर होता गया। बार बार फेलियर होने के पीछे रीजंस क्या था? यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की मैंने किंग जो था यहाँ का, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना चाहता था। तो जब भी देखो, सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा माना जाता है? जो डेमोक्रेटिक कंट्री में बनाया गया हो। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्जांपल है वर्ल्ड के सामने बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। यूएस का भी है, साउथ अफ्रीका का भी है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत से डिफरेंट कंट्री को स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस में लाए अपन उसको। इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक अपने को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया है। 1948 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया। उसके बाद 1951, अगेन 1959, अगेन 1962 एंड 1999, 5 टाइम। What the reason? What the reason Nepal constitution was successful? What the reason Nepal constitution was successful? नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 5 टाइम प्रोसेस में लाने के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? रीजंस क्या थे इसके? कॉजेस क्या थे? इफ यू नो प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स कि बार बार रिवाइज क्यों किया जा रहा है नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन को। 1948 में ड्रॉ कर लिया, फिर 3 ईयर बाद 1951 में अगेन ड्रॉ किया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। पर बार बार बनाने के पीछे रीजंस क्या है? कृष्णा गुड, मोनार्की सिस्टम इज द रीजन, बट अनदर रीजन इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। किंग जो मोनार्की सिस्टम यहाँ पे चला आ रहा था, तो इसमें क्या था कि ये जो किंग था ये अपनी पावर्स को ज्यादा शो करना चाह रहा था। क्लियर स्टूडेंट? मोनार्की सिस्टम था। गुड स्टूडेंट, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था और मोनार्की सिस्टम में किंग या क्वीन होता है। किंग जो था वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से अप समझता था, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझता था और जब चाहे अपने रूल्स चेंज कर सकता था। तो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो था अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए इसको बार बार रिवाइज किया गया और लास्ट जो इसकी कंडीशन आई, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया इसको, नेपाल को। और 2012 जो इसका लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 2012 में इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। स्टूडेंट क्लियर? रिगार्डिंग द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, एक छोटा सा बुक में साइड में एक पैराग्राफ दिया हुआ है रिगार्डिंग द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल, नेपाल एक मोनार्की स्टेट था और ये यहाँ पे मैनी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। रीजन कि जो मोनार्की सिस्टम है वो इंटरफेयर कर रहा था किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप इंडियन एग्जांपल को लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए लगभग 70 इयर्स हो गए हैं, पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपन आज तक कभी दोबारा बनाने का नहीं सोचा। रीजन कि अपने पहले से उसमें इतनी रिसर्च की है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने इतना रिसर्च किया कि 100 ईयर या उससे भी ज्यादा टाइम तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जाए। अमेंडमेंट अपन कर चुके हैं, अमेंडमेंट काफी हो चुके हैं इंडिया में, बट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कभी भी नहीं हुआ। नेपाल के अलावा रशिया भी एक एग्जांपल है जिसमें बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी 5 to 6 टाइम चेंज हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? अंडरस्टूड? स्टूडेंट अंडरस्टूड?
तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीट। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो अपना है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं आपको होमवर्क भी प्रोवाइड करूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम पीरियड कितना लगा था? व्हाट वाज द टाइम पीरियड मेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्लीज आंसर इन। मूमल क्या कौन सा टॉपिक समझ में आया? पर्टिकुलर टॉपिक पे? यस, गुड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, ये जो टाइम पीरियड था, देखो इतना लंबा टाइम पीरियड इंडिया को क्यों लगा? क्योंकि अपने को बेस्ट से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री के लिए प्रिपेयर करना था। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेड किसने किया, किसने बनाया? प्लीज मेंशन योर आंसर इन चैट बॉक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में मेन लीड रोल किसका था? किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया? Who's the authority? गुड समिता, गुड मूमल, गुड। तो अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जब इस असेंबली को फॉर्मेट किया गया था, इसको बनाया गया था, तो हाउ मेनी मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन जुलाई 1946? गुड, वेरी गुड, 389 मेंबर। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, हाउ मेनी मेंबर वाज साइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन was prepared? Good, Pooja, good. 284 members. 284 members signed when Indian Constitution was prepared. अब आप इसकी जो बीच के मेंबर्स है ये कहां चले गए? देखो 389 मेंबर थे बट साइन 284 मेंबर ने किए। इस 389 का डिवाइडेशन क्या था? प्लीज टेल मी। 389 का डिवाइडेशन क्या था? किस तरह से मेंबर्स को इसमें इलेक्ट किया गया था? गुड, 292 93 एंड 4। क्लियर स्टूडेंट? 292 कहां से आए थे? ब्रिटिश, जो रूरल इंडियन स्टेट थे जहां पे ब्रिटिश रूल्स कर रहे थे। 93 प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मींस जहां पे इंडियंस पीपल का जो किंगडम था, यानी इंडियन राजाओं का शासन था। और 4 जो थे माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे। माइनॉरिटी मींस सिख, जैन एंड एनी अदर रिलीजन जो उस टाइम पीरियड पे इंडिया में रह रहा था। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक ऑल टॉपिक एंड ऑल क्वेश्चन आर क्लियर। एक छोटा सा और इसमें टॉपिक है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डू यू नो? ड्राफ्टिंग कमेटी, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? गुड, वेरी गुड। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर B.R. Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is the chairman of Constitution Drafting Committee. Who is the permanent chairman of Constituent Assembly? Who is the permanent chairman of
Who is the permanent chairman of Constitute Assembly? Good, Rajendra Prasad. Good. And temporary chairman, who is the temporary chairman of the Constitute Assembly? Who is the temporary chairman of the Constitute Assembly? Jalak good, Momal good, Shyam good. श्याम सचदा सिन्हा नहीं है, सचिदानंद सिन्हा है। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग को क्लियर करो। सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदा। ओनली 2 days he was the temporary chairman of the Constitute Assembly. अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किस डेट वैल्यू को प्रिपेयर्ड हो चुका था? किस डेट वैल्यू को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हो चुका था पूरी तरह से? डेट ऑफ प्रिपरेशन, जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका था, तैयार हो चुका था। प्लीज Momal wrong answer, Krishna wrong, रुचिका wrong, नो खुशी फर्स्ट सेशन नहीं पूछा मैंने, ये फर्स्ट सेशन है। गुड, दक्षा इज गुड। 26 नवंबर 1949, डेट 26 नवंबर 1949, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर रेडी, बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका था। क्लियर स्टूडेंट? 26 नवंबर 1949। बट अपन इसको इनफोर्स में कब लाए? इसको पूरी तरह से इंडिया में इनफोर्स कब किया गया, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट इज प्रिपेयर कब हुआ? प्रिपेयर हो चुका था 26 नवंबर 1949। एंड इनफोर्स में कब आया? इस टाइम पे कुछ पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट इंडिया में लागू कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया था उसको, बट पूरी तरह से इनफोर्स में कब लाया गया? 26। दोनों डेट इज इंपॉर्टेंट, बोथ डेट आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट आप आफ्टर 12 जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तो ये सब डेट वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उसकी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस क्या था। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? शॉर्ट में आंसर देना है बिल्कुल। इनडायरेक्ट इलेक्शन, वेरी गुड कृष्णा, गुड। जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का वो इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट मींस कि इंडियन जो पीपल थे या इंडियन सिटीजन थे, इंडियन जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शन यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। उन्होंने डायरेक्ट वोट नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऐसे बनेगी। तो अपने को ये हमेशा रिमाइंड रखना है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो इस तरह से फॉर्मेट की गई थी। और एक रेशियो था, मैंने आपको एक रेशियो भी बताया था, 1:10 लाख, 10 lakhs पे एक मेंबर। अलग अलग रिलीजन जो अपन यहाँ से बात की थी कि ब्रिटिश स्टेट, प्रिंसली स्टेट और मेजोरिटी से इसको चूज किया गया था। क्लियर स्टूडेंट?
राइट डाउन एनी टू क्वालिटी ऑफ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। टू क्वालिटीज बताइए गुड कॉन्स्टिट्यूशन की, टू क्वालिटीज। बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की टू क्वालिटीज बताइए इफ यू नो। मूमल मैं सब नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छे से अपना क्लियर हो चुका है। आपके आंसर से मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा बेटा, आप मुझसे पर्सनली, मैं आपको इसके कोई डाउट क्लियर कर दूंगा, इसके नोट्स दे दूंगा आपको। ओके, क्लियर मूमल? ओके, अब ग्रुप पे मत डालना, पर्सनली कोई भी टॉपिक है आप मुझे व्हाट्सएप चैट या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेना, मैं इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। वैसे इसमें अब ऐसा कुछ रहा नहीं इस चैप्टर में, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो। अगेन आई रिपीट इट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट। अपन बात कर रहे हैं टू क्वालिटीज। देखो क्वालिटीज क्या होगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको बेस्ट माना जाता है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट क्वालिटी इज रिटन एंड सेकंड क्वालिटी इज क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, क्लैरिटी। क्लियर? एक तो रिटर्न होना चाहिए, दूसरा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें सब चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको कोई पूछे कि टू क्वालिटी ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज क्लियरिटी। क्लियर स्टूडेंट? Next question is, when was the election held on Constituent Assembly? When was the election held on Constituent Assembly? आंसर बताओ इसका। When was? Good, good, very good. July 1946. And question is, what is constitution? What is constitution? First, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आई टोल्ड यू ए सिंपल डेफिनेशन। गुड गुड गुड। आप कुछ भी लिख सकते हो, बेसिक रूल्स और लॉ, ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच मेंशन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की लास्ट मीटिंग कब हेल्ड हुई थी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की लास्ट मीटिंग जो थी, लास्ट सेशन था, वो कब हुआ? दोनों ही बताने हैं, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट सेशन एंड लास्ट सेशन। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली first session is, or I think lot of students know, but I last की डेट बताइए।
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का लास्ट सेशन कब एंड हुआ था? फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 न्यू दिल्ली जो अपना पार्लियामेंट है वहां पे ये सेशन को हेल्ड किया गया था और मीटिंग हुई थी। लास्ट बताइए मुझे, लास्ट। गुड, वेरी गुड रुकमणी। लास्ट था 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो लास्ट सेशन हेल्ड हुआ था 24 जनवरी 1950। क्लियर स्टूडेंट? 24 जनवरी 1950। इसके 2 डेज बाद, आफ्टर 2 डेज, अपने पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर दिया गया अच्छे से पूरे इंडिया में, और इंडिया को क्या बना दिया गया? रिपब्लिक। और इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई, इंडिया का फुल नेम जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इंडिया का जो फुल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्लियर स्टूडेंट? इंडिया का जो फुल नेम है, अब हमेशा माइंड में रखना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको कैसे पता लगेगा? जब आप कोई भी पासपोर्ट बनवाओगे, कभी भी आप नेक्स्ट फ्यूचर में आप कभी भी पासपोर्ट बनाओगे तो उसमें ये मेंशन आएगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक मींस, रिपब्लिक का मींस आपको बताया था मैंने। व्हाट इज रिपब्लिक? व्हाई इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट? गिव मी आंसर फास्ट। Why India is a republic state? कृष्णा, कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री के पास है, जरूरी नहीं है कि वो रिपब्लिक हो। डिक्टेटरशिप में भी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। डिक्टेटर जो कंट्री होती है, अपन नेपाल का एग्जांपल लिया था, स्मिता पीपल वर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। नो, रिपब्लिक के बारे में बात, डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं हो रही। आप सब जो मीनिंग बता रहे हैं वो डेमोक्रेसी का मीनिंग बता रहे हैं। यस, मधु भाटी, प्रेसिडेंट इलेक्ट बाय द पीपल, बट प्रेसिडेंट इलेक्ट बाय द पीपल मींस कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो एवरी टाइम, जब भी वो इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा तो वो इलेक्शन के प्रोसेस से बनेगा। मोनार्की सिस्टम नहीं है कि उसको बना दिया जाए। क्लियर स्टूडेंट? रिपब्लिक मींस इंडिया को रिपब्लिक स्टेट। Why so called? Reason is Indian president every election, हर 5 ईयर बाद उसके इलेक्शंस होते हैं और उसमें उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। And first and last session clear? First session Constituent Assembly was held 9 December 1946 and last session was held 24 January 1950. तो 2 year 11 months and 18 days, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हाउ मेनी मीटिंग वाज हेल्ड? ये जो टाइम पीरियड था 9 दिसंबर टू 1946 और 24 जनवरी 1950, बिटवीन इन दिस टाइम ड्यूरिंग हाउ मेनी सेशन वाज हेल्ड? डू यू नो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कितने सेशन हेल्ड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक? इफ यू नो। नो कृष्णा, नो। मैंने ये गुड रुकमणी इज गुड। 11th सेशन इस डेट वैल्यू से इस डेट वैल्यू के बीच में हुए थे, यानी जो लास्ट मीटिंग थी वो 11th मीटिंग थी, 11th सेशन था। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट क्लियर? यानी टोटल नंबर ऑफ सेशन वाज हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 11। क्लियर? What is objective resolutions? What is
ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन लास्ट क्लास में पढ़ा था आपने। किसने प्रोवाइड कराया था ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन का? Who's the name? Whose person that provide objective resolutions? Good, पंडित नेहरू। In which time? डेट वैल्यू कल मैंने आपको डेट मेंशन करवाई थी। जो ये ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस है, ये बेसिकली प्रेम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रेम्बल है जिसको अपन प्रस्तावना बोलते हैं, वो प्रस्तावना या प्रेम्बल इसी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट? Your first chapter is almost complete. If you have any problem regarding this constitution chapter, you can ask me any question. Date of 13 December 1946. Objectives resolutions date 13 December 1946. झलक। Idea of residual power is not clear. Okay, Mughal. Residual power means, देखो तीन तरह की इंडिया में पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को प्रोवाइड। अपने बेसिकली ये देखना है सबसे पहले, तो जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पार्ट बोरो किया है, ठीक है? तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो अपन ने बोरो किया है वो क्या है? रेजिड्यूल। मुमन इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल सा ये देखना है कि रेजिड्यूल पावर है। सबसे पहले तो ये रिमाइंड करना है कौन सी कंट्री से बोरो किया अपन ने? कनाडा से। क्लियर? सेकंड इज रेजिड्यूल पावर का मींस क्या होता है कि अपने पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कोकरेंट लिस्ट है। ये सब लिस्टें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई भी जब लॉ फॉर्मेट किया जाएगा, कोई भी जब लॉ बनाया जाएगा, तो वो इसमें मेंशन है कि अगर फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो वो यूनियन लिस्ट से बनाया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और एजुकेशन या हेल्थ इससे रिलेटेड कुछ बनाना है तो वो ये। तो ये जो ये इसके बाद जो पावर्स बच जाती है उसको बोलते हैं रेजिड्यूल पावर। लाइक जो प्रेजेंट सिनेरियो में साइबर क्राइम रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड, यानी जो न्यू फंक्शन। मुमल क्लियर? मुमल क्लियर? अपने को इतना सा याद रखना है कि कौन सी कंट्री से रेजिड्यूल पावर को बोरो किया है? कनाडा से। रेजिड्यूल पावर मींस कि इन तीनों जो अपने ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कोकरेंट लिस्ट के बाद भी कुछ चैप्टर बच गए हैं, उन चैप्टर पे लॉ कौन बनाएगा? हमेशा ध्यान रखना, लॉ अपनी पार्लियामेंट बनाएगी। इंडियन पार्लियामेंट जो है लॉ को बनाती है। तो अब लॉ बनाने के लिए सोचो, साइबर क्राइम पे लॉ बनाना है, तो पावर इसके पास है। रेजिड्यूल पावर का मींस सेंट्रल के पास, ऑटोमेटिक यूनियन के पास वो पावर है। क्लियर?
कि जो रेजिड्यूल जो पावर है उसका यूज कौन करता है, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका यूज करती है। स्टेट के पास ये राइट्स नहीं है कि वो इस तरह के रूल्स बना सके। बेटा एकदम क्लियर? ओके, अब एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? अब और कोई डाउट हो? रुक्मणी, एलिवेटेड एंड इनेक्टेड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स है ये, कि कुछ कंट्री का क्या होता है, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, इनका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज्यादा डेवलप है। जैसे ब्रिटेन का डेवलप तो है बट अनरिटन है। क्लियर? अपना कॉन्स्टिट्यूशन उस समय से आज तक डेवलप हो रहा है, अपन अमेंडमेंट उसमें टाइम टू टाइम कर रहे हैं। क्लियर बेटा? ये काइंड्स है कि रिटन एंड अनरिटन, एवेलेट एंड इनेक्टेड और फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। क्लियर? आज कुछ क्वेश्चन भी अपने देखे, और मेन बेसिकली एक क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए है, आपको होमवर्क करना है इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? होमवर्क है ये आपका। व्हाट इज द मेन function of the constitution? क्लियर स्टूडेंट? ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। निशा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? आयरलैंड से अपने लिए हैं। कौन सी कंट्री से अपने इसको बोरो किया है? आयरलैंड या आयरिश। क्लियर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अपने पास एक तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, यानी अपनी ड्यूटीज है कुछ। इसके अलावा जो स्टेट अपने को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, रोड, ये सब जो चीजें अपने को प्रोवाइड करवाती है स्टेट गवर्नमेंट, ये सब इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पार्ट है। पर एक बात रिमाइंड रखना कि फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है, बट इन फैसिलिटी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए अपन कोर्ट में क्लेम नहीं करते। सपोज करो आपके गांव में कोई डॉक्टर नहीं है या रोड नहीं बनी, तो उसके लिए आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आपकी लिबर्टी और इक्वालिटी को कुछ भी हार्मफुल चीज हुई है, तो आप तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। निशा, क्लियर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मींस जो स्टेट अपने को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, उसको बोलते हैं। कहां से लिया है? आयरलैंड से। क्लियर? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड। एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? बहुत अच्छे से एक टॉपिक मैंने क्लियर कराया है, और बेसिकली अपन क्लासरूम में होते तो और ज्यादा इसको क्लियर करते, बट आप एक बार इसको बुक को थोड़ा सा क्लियरिटी से पढ़ लेना। कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका इससे रिगार्डिंग रॉन्ग नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग। पूरी बुक को, पूरे चैप्टर को मैंने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। डेट वैल्यू किसकी क्या, अभी जैसे आज अपने स्टडी किया था नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेपाल क्या था? मोनार्की सिस्टम था, वहां पे अनस्टेबिलिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार रिवाइज कर रहे थे। वो रीजंस क्या था कि वहां के किंग का उसमें ज्यादा इंटरफेयर था। क्लियर? एक रशिया भी एग्जांपल है जो बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को बना चुका है, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन आज तक सफल नहीं हुआ।